अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो के कमेंट्स में कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि इन एमसीक्यूज़ और आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी कर दिया करें। तो आइए देखते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन। पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि किसी इंडिविजुअल की जो एक्सेसिव फैट है उसको मेजर करने का सबसे बेहतरीन और एक्यूरेट तरीका कौन सा है। ये जो हमें ऑप्शन सामने नज़र आ रहे हैं, ऑप्शन ए हाइट और वेट के चार्ट का इस्तेमाल करना, ऑप्शन बी स्किन फोल्ड कैलिपर्स, और ऑप्शन सी में वेस्ट और हिप के सर्कमफेरेंस की मेजरमेंट करना, और ऑप्शन डी हाइड्रोस्टेटिंग वेन यानी कि पानी के अंदर उसका वज़न करना। तो इसमें ये चारों तरीके फ़ैट मेजरमेंट के तरीके हैं, मगर इसमें सबसे जो बेहतरीन तरीका है और एक्यूरेट है वो हाइड्रोस्टेटिंग वेन यानी कि पानी के अंदर उसका वज़न करना है, जिसकी जितनी उस शख्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी फ़ैट कंपोजिशन कम होगी। सवाल नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को आप किस तरह बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमें बाहर से लेना पड़ते हैं क्योंकि बॉडी इनको प्रोड्यूस नहीं करती। ऑप्शन ए यही बात कह रहा है कि ये प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, हमारी डाइट में शामिल होने चाहिए क्योंकि बॉडी इनको प्रोड्यूस नहीं करती। ऑप्शन बी में वो कह रहा है ये कुदरती तौर पर पाए जाने वाले अज्जा हैं जो इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करते हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ये लाजमी जुज़व है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि ये हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा। देखिए इसको, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, हमारी डाइट में शामिल होना चाहिए और ये जिस्म नहीं बनाता। सवाल नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि वो माएँ जो प्रेगनेंसी के दौरान शराब नोशी करती हैं उनके बच्चों को क्या हो सकता है। ऑप्शन ए फिनिलकेटोनुरिया जो कि लंग्स की डिजीज़ है, ऑप्शन बी ल्यूकेमिया, और ऑप्शन सी ये दोनों ब्लड डिसऑर्डर है, और ऑप्शन डी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। तो हमारा दुरुस्त आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा। शराब नोशी से बच्चों की डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ सामने आ सकती हैं। सवाल नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे अप्रोप्रिएट और रियलिस्टिक तरीका कौन सा हो सकता है रिफ्यूज़ल स्किल्स को प्रेजेंट करने का। तो पहली बात यह है कि रिफ्यूज़ल स्किल्स क्या हैं। रिफ्यूज़ल स्किल्स उन स्किल्स का सेट है जो बच्चों को हाई रिस्क बिहेवियर में हिस्सा लेने से रोकता है। ऑप्शन ए ऑब्जर्विंग स्टूडेंट बिहेवियर, ऑप्शन बी रोल प्लेइंग, और ऑप्शन सी रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, और ऑप्शन डी क्रिएटिंग अ पोस्टर। तो इसका दुरुस्त आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 5 में हमसे पूछा जा रहा है कि एज़ कम्पेयर टू यंगर वुमेन, वो वुमेन जिनकी उम्र 35 इयर्स या उससे ज़्यादा हो गई है, वो बच्चों को पैदाइश में क्या मसाइल सामने आ सकते हैं अगर उनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं। ऑप्शन ए सिस्टिक फिब्रोसिस, ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी सिकल सेल एनीमिया। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया ये दोनों ब्लड डिसऑर्डर हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये लंग्स की डिजीज़ है, और ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम। तो वो औरतें जिनकी उम्र 35 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है, अगर उनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो डाउन सिंड्रोम के ज़्यादा खतरात हैं। क्वेश्चन 6 में हमसे पूछा जा रहा है कि एंटी डिप्रेसेंट प्रोज़ैक एक मेडिसिन का नाम है, इसके इस्तेमाल से किस न्यूरोट्रांसमीटर पर ज़्यादा असर होगा। एड्रेनालिन पे, सेरोटोनिन पे, एपिनेफ्रिन पे या कोर्टिसोल पे। तो इसके इस्तेमाल पे सेरोटोनिन पे असर अंदाज होगा। जैसे सेरोटोनिन कम खारिज होगा बॉडी में, आप डिप्रेशन का शिकार होंगे। ऑप्शन क्वेश्चन 7 में पूछा जा रहा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये किस्म का नज़ला ज़ुकाम है, इसको आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, ये किसकी टाइप है। बैक्टीरिया, इम्यून डिसऑर्डर, फ्लू, बिहेवियरल डिसऑर्डर। बिहेवियरल डिसऑर्डर तो है नहीं, ये ऑलरेडी खुद फ्लू है, तो पीछे रह जाता है बैक्टीरिया और इम्यून डिसऑर्डर। तो ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा।
सवाल नंबर 8 में हमसे पूछा जा रहा है विच इज़ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज़ द मोस्ट लीथल टू पीपल वर्ल्ड वाइड। दुनिया में रहने वाले लोगों को किस माहौलियाती तब्दीली की वजह से सबसे ज़्यादा ख़तरा है? एसिड रेन है, एयर पोल्यूशन है, ओजोन डिप्लेशन है या वाटर पोल्यूशन है? तो हमारा दुरुस्त आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू WHO 5 to 10 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड पोल्यूटेड वाटर की वजह से सालाना फौत हो जाते हैं। सवाल नंबर 9, द प्राइमरी पर्पस ऑफ गिविंग अ हेल्थ क्लास अ प्री टेस्ट इज़ टू, इनके फिज़िकल एजुकेशन या हेल्थ क्लास को प्री टेस्ट देने का क्या मकसद हो सकता है? ऑप्शन ए, स्टूडेंट की रैंकिंग के लिए। ऑप्शन बी, स्टूडेंट की एक्सेस करना कि किस चीज़ को उनकी इम्प्रूवमेंट चाहिए। ऑप्शन सी, एवेल्यूएट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर जस्ट कवर्ड इन क्लास, या भी जो ताज़ा क्लास में पढ़ाया गया वो इसको कितना समझ सकें। और ऑप्शन डी, स्टूडेंट की पहले से जो नॉलेज है उसको समझना। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 10 में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी शख्स को डायबिटीज़ टाइप 2 है और उसका हेल्थ लिटरेसी नॉलेज जो है वो लिमिटेड है, उसको किस तरह की मुश्किलात का सामना हो सकता है? ऑप्शन ए, वो कह रहा है कि स्ट्रगल टू मेंटेन ग्लाइसेमिक कंट्रोल, वो अपनी शुगर को कंट्रोल करने में मुश्किलात का शिकार होगा। ऑप्शन बी, सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। और ऑप्शन सी, पार्टिसिपेशन इन डायबिटीज़ एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन डी, लो इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कि जिस बंदे को हेल्थ रिलेटेड नॉलेज कम होगा उसको अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करने में ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना होगा। सवाल नंबर 11 हमसे पूछा जा रहा है कि टारगेट गेम की बेहतरीन मिसाल कौन सी है? ऑप्शन हमारे सामने है, ए बास्केटबॉल, बी लैक्रोस, सी बॉकी, डी बैडमिंटन। तो बॉकी अमेरिका में खेले जाने वाली एक गेम है जो कि प्योरली एक टारगेट गेम है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछा जा रहा है इन टीचिंग अ क्लोज्ड स्किल्स टीचर इनिशियली शुड प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग। एक टीचर को क्लोज स्किल्स खाते हुए कौन सी चीज़ मुहैया करनी होगी? ऑप्शन ए, स्टेबल इन्वायरमेंट विद वेरिंग रेट्स ऑफ स्किल परफॉर्मेंस। ऑप्शन बी, a stable environment with a stable rate of skill performance. ऑप्शन सी, varying environment with varying skills performance. और ऑप्शन डी, a varying environment with stable rate of skill performance. तो क्लोज स्किल वो होती है जिसमें environment स्टेबल रहता है, प्रडिक्टेबल रहता है, परफॉर्मर को पता होता है उसने कब क्या करना है। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 13 में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल मॉडल बेस्ट अलाउ स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट दे लर्न एंड व्हाट दे नीड टू इम्प्रूव, कि उनको किस चीज़ में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और उन्होंने क्या सीखा है। ऑप्शन ए, कोऑपरेटिव लर्निंग, बी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, सी पर्सनलाइज्ड सिस्टम, ऑप्शन डी पीयर टीचिंग। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्मॉल ग्रुप के अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग बेस्ट वे है किसी भी चीज़ को डिटरमिन करने का और इम्प्रूवमेंट देखने के लिए। 14 में हमसे पूछा जा रहा है कि स्पोर्ट्स रूल्स, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, एथिक्स ये सब किस डोमेन में फॉल कर रही है। तो ये बिलोंग टैक्सोनॉमी की 3 डोमेन्स हैं, अफेक्टिव, कोग्निटिव, साइकोमोटर। एसोसिएटिव कोई डोमेन नहीं है। अफेक्टिव का तल्लुक आपके रवैये बिहेवियर के साथ है, कोग्निटिव का तल्लुक नॉलेज के साथ है, माइंड के साथ है, और साइकोमोटर का तल्लुक फिजिकल स्किल्स के साथ है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 15 में हमसे पूछा जा रहा है कि वो बच्चे जो डिसेबल हैं उनकी फ़िज़िकल फिटनेस को असेस करने का बेहतरीन टेस्ट बैटरी कौन सी है? ब्रॉकबोर्ड फिज़िकल फिटनेस टेस्ट, फिटनेस ग्राम, प्रेसिडेंट चैलेंज और एक्टिविटी ग्राम। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो दुरुस्त है वो है ऑप्शन ए। ब्रॉकबोर्ड फिज़िकल फिटनेस टेस्ट जो है वो क्राइटेरियन रेफरेंस हेल्थ रिलेटेड
टेस्ट और फिज़िकल फिटनेस जो डिसेबल बच्चों हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन 16 में हमसे पूछा जा रहा है कि बास्केटबॉल की क्लास के दौरान सबसे अप्रोप्रिएट ज़रिया कौन सा है स्टूडेंट्स की स्किल्स को असेस करने का, यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ बास्केटबॉल स्किल एट द एंड ऑफ द यूनिट। ऑप्शन बी, यूजिंग डिस्ट्रिक्ट डिवाइस्ड असेसमेंट ऑफ स्किल एट द एंड ऑफ द यूनिट। और ऑप्शन सी, 12-month rubric to assess learning as they move through the unit। ऑप्शन डी, कंटिन्यू द नंबर ऑफ बास्केट मेड इन द क्लास गेम। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, टीचर को एक्सेस करने के लिए कि वो रूब्रिक डिवाइस को इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 17 में हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी डिटरमिन बाय डायरेक्टली मेजरिंग द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मतलब एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन कंजप्शन को आप डायरेक्टली कैसे मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन ए, VO2 max, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, एक्सपायर्ड मेटाबॉलिक वेस्ट। और ऑप्शन डी, रेस्पिरेटरी स्ट्रेस। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेजरिंग ऑक्सीजन अपटेक and carbon dioxide production during exercise is the research standard for the measurement of maximal oxygen। दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी स्किल है जिसको परफॉर्म करने के लिए आपके पाँव को 2 टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे पहले इसके कि उसका वजन दूसरे पाँव पर शिफ्ट हो। तो ऑप्शन ए है गैल्पिंग यानी कि उछलना, ऑप्शन बी रनिंग है, ऑप्शन सी वॉकिंग है और ऑप्शन डी स्किपिंग है। रनिंग और वॉकिंग में आपका पाँव एक ही टास्क करता है और ऑप्शन ए इसमें भी एक ही टास्क होता है उछलना। और ऑप्शन डी जो कि करेक्ट आंसर है, इसमें पाँव को 2 टास्क करना पड़ता है, उसको वॉक भी करनी होती है और हॉप भी करना होती है इससे पहले कि वो दूसरे पाँव पर उसका आपकी बॉडी का वज़न ट्रांसफ़र हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।